द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के लिए टोटल गणित के 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे जो प्रश्न आपके लिए गए हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन का जो एग्जाम कार्ड की बुक आती है वहां से लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बताना आवश्यक है कि सुबह रोज 10 बजे आपको टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। इसमें हम लोग 5 से 6 पब्लिकेशन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से एग्जाम जो आपका एग्जाम कार्ड है उस बुक को भी सॉल्व कर चुके हैं। वहां पर हम लोग गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं, तो गणित के प्रश्नों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। अब इस प्रैक्टिस सेट को लगाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपके जो परीक्षा में जो 20 प्रश्न आते हैं उनमें से हमारे बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं और हमारी बहनें हैं जो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर या 8 नंबर मैक्सिमम आप 5 से 8 नंबर पर जाकर अटक जाती हैं। ये जो 20 नंबर है ना भैया, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आप सुपर टेट में तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। सुपर टेट में क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और आरक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर चाहिए और अनारक्षित के लिए 97 नंबर होना चाहिए, तो उतना नंबर आ ही जाएगा। लेकिन बड़ी बात होती है मेरिट में आना। तो मेरिट में आने के लिए गणित में आपको मजबूत होना पड़ेगा। गणित में कम से कम आपको 15 नंबर लाना ही पड़ेगा 20 नंबरों में से। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया, धीरे धीरे गणित को सीख रहे हैं, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, गणित को सीखना है, गणित को रटना नहीं है और गणित को जादू के रूप में देखना नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर जादू दिखाते हैं कि लो भैया 1 मिनट में गणित के क्वेश्चन सॉल्व। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ में जब हम लोग एसएससी और या रेलवे की तैयारी कराते थे बच्चों को, तो वहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाते थे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे बच्चों को पढ़ाई जाती है जिनका बेसिक बहुत ही मजबूत होता है। जब बेसिक मजबूत होता है तो 2-4 कैलकुलेशन वो अपने मन में ही कर लेते हैं और 1-2 लाइन में ही आंसर निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पर सीखना है, बेसिक आपको सीखना है। जब सीखेंगे तभी 5 नंबर से 6 नंबर होगा, 7 नंबर होगा, 8 नंबर होगा, फिर 12 नंबर होगा, फिर धीरे धीरे 15-16 नंबर हो जाएगा। तो गणित को रट्टा नहीं मारना है भैया, गणित को सीखना है। धीरे धीरे हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और इसके अलावा आपके जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं वो भी बनाई जाएगी, यानी प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो सुपर टेट के लिए जबरदस्त तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग लगातार साथ में बने रहिए और अगले 3 से 4 महीने में जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक हमारे साथ बने रहिए। आप गणित में यकीन मानिए एक्सपर्ट बन जाएंगे। उम्मीद है जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा। नहीं भी आता है तो भी चिंता मत करिएगा, आप सुपर टेट की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्म आ जाएगा फिर आप तैयारी करेंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी। तो भाषण बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। उम्मीद है यहाँ पर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो लेक्चर का क्या उद्देश्य है। तो अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इसको देखिए। और इसके अलावा भी जो पिछली वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। हमें ये बताना है कि अगर समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण परस्पर बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज होगा उसका एक अंतःकोण क्या होगा। तो जनरली जो हमारी किताब में समांतर चतुर्भुज, इस ऐसे प्रश्नों में चित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसका मौखिक आंसर है, लेकिन मौखिक नहीं बताएंगे, थोड़ा आपको समझा देते हैं, थोड़ा आपको कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। तो ये आपका A, B, C और D ये आपके समांतर चतुर्भुज होते हैं। किताबों में ऐसा ही बना रहता है। इसका अगर विकर्ण बनाएं तो पहला वाला विकर्ण क्या होगा, AC होगा और दूसरा वाला विकर्ण क्या होगा, BD होगा। अब ध्यान से अगर सिर्फ इसको देख भी रहे हैं आप, इसको नापना ना हो, विकर्ण इसके क्या है, AC है, दूसरा क्या है, BD है। अगर सिर्फ आप ध्यान से देखें तो ये विकर्ण कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ये AC बड़ा है, BD छोटा है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हैं, तो अगर बराबर है तो ऐसी कंडीशन में हमें जो चित्र है वो इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइनें हैं, किनारे वाली लाइन, इसको सीधा करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम अगर विकर्ण बनाएंगे तो हमारा ये विकर्ण बनेगा और ये विकर्ण आपको देखने से ही बराबर लग रहा है। तो ये जो आपको चित्र बना है ये किसका चित्र बना है, आयत का बना है। और इसी प्रकार से आपका वर्ग भी बनाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समांतर चतुर्भुज, ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसी के अंतर्गत
आयत और वर्ग आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आयत और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये जो किनारे वाला कोण होगा, ये चारों कोण आपके कितने होते हैं, 90 एंगल के होते हैं। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज सीखने की मिली है कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है, जो हमारा आयत होता है, जो हमारा वर्ग होता है, जो हमारा समलंब होता है, ये सारी चीजें आपके समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन इसमें अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमें जानकारी नहीं होती है कि आयत और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस चीज को आज से आप जानते रहिएगा और बाकी जो भी चीजें मिलेंगी उसको हम बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है। एग्जाम कार्ड में ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं दिए गए हैं आपके सुपर टेट के लिए, तो इसके बाद हम लोग जिस बुक को सॉल्व करेंगे उसमें हमें हो सकता है हाई लेवल के क्वेश्चन मिले। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला, आपको समीकरण बना के सॉल्व करना बताएंगे और दूसरा आप विकल्प के माध्यम से भी सॉल्व करना बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गए हैं कि यहाँ पर 3 से 4 महीने तक आप हमारे साथ पढ़ेंगे, मैथ को सीखेंगे। तो मैथ को सीख कर आप करेंगे क्या, मैथ को सीख कर आप करेंगे क्या कि अपने पेपर में जो 20 प्रश्न आएंगे उनमें से कम 7 से 8 प्रश्न आपको मौखिक ही लगाना है। ठीक है ना भैया। अगर मौखिक ना लगा पाएं तो कम से कम 1 से 2 लाइनों में ही आप अपना आंसर निकाल लीजिए। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप कॉपी लेकर और पेन लेकर बैठे रहिए। जो आपको नोट करने लायक चीज लगे उसे नोट करते रहिए। पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करना है, कोई इसमें टॉपिक नोट करने वाला हो तो उसे नोट करते रहिए। ठीक, गर्मी का महीना है, पानी वानी आप सभी लोग पीते रहिए। पानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गर्मी के महीने में, नहीं तो बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चल भाई, ये आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बना के सॉल्व करेंगे। चलो इसको देखो, यहाँ 64 है, 64 पे कितना घन है, 64 का हमें घनमूल निकालना है। यहाँ 3 लिखा है ना, 3 मतलब घनमूल निकालना है। तो 64 को हम लोग 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए चलो समझा देते हैं। 64 को क्या लिख दिया, 4 की घात 3, और ये जो 3 ये बाहर लगा, ये वाला बाहर लगा है, इसका मतलब होता है 1/3। जब ये घनमूल से बाहर निकलता तो उसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। 3 ये जो घाते हैं इसका गुणा हो जाता है, तो 3 ऊपर है 3 नीचे कट जाता है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है यहाँ आपका बचा है 4। ठीक है, ये पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा 4। कैसे, 64 का घनमूल ले लिया तो कितना हो गया 4, और घात कितना लगा है इस पे 4 पे, ये बाहर वाली घात, ये वाली कितना है भैया, x-1 बराबर कितना है इधर 64। ठीक है, तो यहाँ 4 की पावर कितना है x-1 बराबर 4 को लिख लो, सॉरी 64 लिख दो, 4 की घात 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो 4 की घात 3। तो हमें ये पता है कि जब हमारा ये आधार बराबर होता है, हमारा ये बीच में बराबर का निशान लगा हो और ये वाला आधार बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी घातें जो होती हैं, ये वाली जो घातें होती हैं, ये हमारी बराबर होती हैं। तो x-1 बराबर हो जाएगा 3। 1 उधर भेजेंगे तो 3 में जाके जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। 4 कहाँ है, आपके पहले वाले विकल्प में बिल्कुल सही है। अब इसको अगर ये आपको सॉल्व करना ना आए और विकल्प के माध्यम से आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। दूसरा तरीका इस प्रश्न का देख लीजिए। तो ये आपका समीकरण है, ये जो आपका है दिया गया है ये समीकरण है। कुछ ऐसा करो कि हमारा 64 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, विकल्प का माध्यम से मान रखेंगे। तो अगर देखो 5 मान रखेंगे तो देखो यहाँ 1 मिनट समझाते हैं। ये 64 है, यहाँ पर इसका जो घनमूल करेंगे यहाँ 3 है। ठीक है, अच्छा चलो हटाओ, इसको हटाओ, ऐसे लिखो, ये 64 है, ये 3 जो घनमूल है इसको 1/3 लिख दो। ठीक है, और यहाँ बाहर क्या है घात, बाहर घात है x-1। अब इसी में ध्यान से देख लो, हमें कितना चाहिए, बराबर का 64 चाहिए। ठीक है ना भाई। अब देखो x का मान अगर 5 रखोगे, x का मान 5 रखोगे तो 5 - 1 बराबर होता है 4, और 4 से यहाँ 4 आएगा, इसको सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 4 ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर x का मान हो, ये b वाले कंडीशन देखिए, अगर हम 4 रखेंगे तो 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, कुल मिला के हमारा यहाँ
64 बचेगा, तो बराबर में हमें 64 चाहिए और 64 हमारा बच रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे कहने का मतलब है कि इन प्रश्नों को आप जो है विकल्प के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्न को, किसी भी समीकरण को आपको सॉल्व करना ना आए, गुणा भाग करना या कठिन लगे, तो आप उसको विकल्प के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का तरीका था। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इस प्रश्न में बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार गलतियां करते हैं। देखिए, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। अब क्या करा है, 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम को हम लोग 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई आप दुकान पे सामान खरीदने जाएं, वहां पर आपको कोई दुकानदार 1 किलो देता है, यानी 1000 ग्राम देता है, लेकिन कुछ दुकानदार बेईमान होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो बटखरा होता है, जो बाँट होता है, उसमें 50 ग्राम कम बनाते हैं, तो 950 ग्राम ही आपको तौल के देते हैं। पेट्रोल पंप पर भी यही होता है। आप जब 1 लीटर का तेल भराते हैं तो उनके मशीन में ऐसी फीडिंग होती है कि वहाँ पर आपको दिखाएगा कि 1 लीटर आपको तेल मिल गया, ठीक, लेकिन जो तेल गिरता है आपके मतलब टंकी में, वो 900 ग्राम या 950 ग्राम ही गिरता है। तो ये बेईमानी पेट्रोल पंप पर भी होती है। और दुकानदार भी ऐसी बेईमानी करते हैं कि जो बाजार में स्टैंडर्ड जो बटखरे होते हैं, जो बाँट होते हैं, वो बाँट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से बाँट बनाते हैं। तो वहाँ पर 1 किलोग्राम को बनाना है, यानी 1000 ग्राम को बनाना है, तो उसमें 50 ग्राम पहले से ही कम कर देते हैं, 950 ग्राम बनाते हैं और आपके सामने ही वो अपना वाला बाँट से तौलेंगे और फिर आपको देखेंगे, लो भैया हमने 1 किलोग्राम दे दिया, लेकिन वास्तव में वो 950 ग्राम होता है। चलिए, ये तो सामाजिक बुराइयां हैं। अब इसमें आपको क्या करना भैया, लाभ प्रतिशत निकालना है। चलो भैया, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ चीज़ें समझिएगा तो जिंदगी भर आपको ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, उसको यूज कितना करना था, 1000 ग्राम यूज करना था, तौलना था, लेकिन उसने तौला कितना, 950 ग्राम। तो उसका फ़ायदा कितना हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है उसका 50 ग्राम का, फ़ायदा उसका हो रहा है 50 ग्राम का। तो जो फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसे हम ऊपर लिखते हैं। फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, ये प्रश्न उठेगा कि फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। तो भैया 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का तो उसने इस्तेमाल किया ही नहीं, इसका तो इस्तेमाल किया ही नहीं। इस्तेमाल किसका किया, कौन से बटखरे का, 950 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल किया है। तो फ़ायदा उसे 950 ग्राम पर हो रहा है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो हमने समझाया कि जितना प्रॉफिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट जहां से होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो प्रॉफिट कहां से हो रहा है, जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, 950 ग्राम का, उसे नीचे लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो आपको परसेंटेज निकल आएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज, वही हमें निकालना है। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, 5 से 95 कैंसिल करेंगे तो 19 आएगा। तो ऊपर बचेगा आपका 100 और नीचे बचेगा 19, ठीक है, और ये आपका परसेंटेज में आंसर रहेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व भाग देना चाहें तो दे दीजिए, ना भाग देना चाहें तो विकल्प को ध्यान से देखिए। यहाँ नीचे 17 है, यहाँ नीचे 7 है, यहाँ तो नीचे कुछ है या नहीं, यहाँ नीचे 19 है। तो एक ही विकल्प है जिसमें नीचे जो है 19 है, क्योंकि 19 तो कटने वाला है नहीं, यानी कुल मिला के आपका विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि भैया जो परीक्षा होती है, जो आपको सुपर टेट या यूपी टेट का एग्जाम होता है, गणित का कोई भी प्रश्न होता है, उसको सॉल्व करने का आपको नंबर नहीं मिलता है। उसमें जो सही विकल्प होता है उसको टिक लगाने का आपको नंबर मिलता है, सही गोला भरने का नंबर मिलता है। तो अगर आप प्रश्न में एक भी लाइन ना लिखें, लेकिन आपकी कुछ ज्ञानेंद्रियां ऐसे काम कर जाएं कि इसका विकल्प बी सही होगा, तो विकल्प बी को गोला कर दीजिएगा और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो कहने का हमारा सीधा मतलब ये है कि विकल्पों को भी ध्यान में रखते रहिए। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां आपको विकल्प दिखने लगे कि हमारा यही सही है, वहीं पर उसको गोला भर के आगे बढ़ जाना है परीक्षा में। तो यहाँ पर 19 का भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेन उद्देश्य हमारा समझाने की ही है कि विकल्पों को भी ध्यान से देखते रहिए, जहाँ पर आपको विकल्प दिखने लगे वहीं पर आप प्रश्न को रोक दीजिए, उस पर टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 64 नंबर के प्रश्न पर। 80 का 20%, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बराबर 1 है, तो क्वेश्चन मार्क का क्या नाम होगा, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसको भैया क्या मान लो, x मान लो। अब सॉल्व कर लो, इतना आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। 80 का 20, ये जो प्रतिशत के निशान हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाएगा भैया, नीचे 100 आ जाएगा और नीचे ये आपका क्या है, x है जो हमने माना है, और बराबर कितना 1, तो ये 20
से 100 कटेंगे तो 5 बार, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छके 30, 16 आएगा होगा। यानी कि कुल मिला के 16 ऊपर है, x नीचे है, बराबर 1 हो गया। x का 3 गुणा कर देंगे 1 में तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। कहाँ पर है आपका? विकल्प डी है। बच्चों वाला प्रश्न था, इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 64 नंबर का प्रश्न आ चुका है। ये आपके साधारण ब्याज का प्रश्न है। साधारण ब्याज का सभी लोग फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले को लगाइएगा, आपका आंसर मिश्र धन का आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को हम लोग क्या है, प्रतिशत के मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके कुछ गणित में चैप्टर हैं, जैसे कि परसेंटेज है, लाभ हानि है, और साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बट्टा है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम लोग परसेंटेज के मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ज़्यादा फार्मूले रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम, इसको साधारण तरीके से अगर प्रश्न को करना है तो आपको क्या करना है भैया? आपको करना है कि साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिएगा और फिर उसमें मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल आएगा। ये तो आप कर लोगे, कक्षा 6 की किताब में लिखा है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, देखिए बता बहुत सारी चीज़ें रहे हैं और हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताते हैं। ऐसा आप कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपके पास यूपी बोर्ड की कक्षा 5, 6, 7 और 8 की किताब आपके पास होना चाहिए। अब एनसीईआरटी चलता है तो आप 1-2 साल पुरानी जो यूपी बोर्ड की सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं उसको कहीं से इधर उधर करके मंगा लीजिएगा, या आपके पास कोई प्राथमिक विद्यालय होगा वहाँ से जाके देख लीजिएगा, सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर कक्षा 8 तक सिर्फ फार्मूले पढ़ लेंगे, उसको ध्यान से देख लेंगे तो आपके 15 नंबर आराम से बन जाएंगे। बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हमारा वीडियो देखिए और जो हम बताएं उसको आप इन किताबों से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको 20 में से 20 नंबर लाना है गणित में तो आपके पास कक्षा 9 और 10 की भी किताब खरीद लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में 20 में से 20 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ज्ञान की बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम लोग प्रतिशत के मेथड से सॉल्व करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, परसेंटेज क्या कहता है? हमारा कोई भी जो धन होता है, प्रारंभिक रुपया होता है, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। तो मूलधन जो होता है वो परसेंटेज में 100% होता है। कोई भी चीज़ 100% होती है। 10% की दर से उसने लगाया है, 5 साल के लिए लगाया है, तो जो ब्याज मिला, ब्याज कितना मिला? यहाँ 10% की दर से लगाया और 5 साल तक लगाया, तो जो उसे ब्याज मिला है वो 50% मिला है। तो 50% तो उसे क्या मिला भैया? ब्याज मिला है। देखिए परसेंटेज में अभी बात करिएगा, परसेंटेज में मूलधन कितना है? 100%, ब्याज कितना मिला? 50%। तो जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है? वो मूलधन और ब्याज को जोड़ने से ही तो आता है। तो मूलधन कितना है? 100%, ब्याज कितना है? 50%। तो मिश्रधन अगर प्रतिशत में पूछें तो भैया प्रतिशत में मिश्रधन कितना है? तो परसेंटेज में जो आपका मिश्रधन होगा वो 150% होगा। ये बात समझ में आई? सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई है कि आपको मिश्रधन कितना है? 150%। ब्याज कैसे निकाला? 10 और 5 गुणा करके 50% आपका ब्याज आ गया। मूलधन होता है 100%। अब हम लोग अपना बाहुबली वाला मेथड यूज करेंगे। ये मेथड आपके पिछले 5-6 वीडियो से, 7-8 वीडियो से लगातार हम लोग बता रहे हैं, तो पिछली वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाहुबली मेथड में होता क्या है? जो रुपया दिया गया है उसको पहले ऊपर लिख लो। तो कितना दिया है? 5000 रुपया दिया है, इसे ऊपर लिख लो। ठीक है, इसका जो प्रतिशत है इसे नीचे लिखो। प्रतिशत क्या है? 5000 का ये मूलधन है, तो मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। जो निकालना है उसके प्रतिशत से गुणा कर दो। निकालना क्या है? मिश्रधन, और मिश्रधन का प्रतिशत कितना है? 150%। इसको गुणा कर दो तो हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो अपना बाहुबली मेथड क्या क्या बोलता भैया कि जो रुपया दिया था 5000 हमारा मूलधन था, इसका प्रतिशत नीचे लिखो। ठीक है, लिख दिया। गुणा क्या करना है? जो हमें निकालना है, निकालना क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन वाले का जो प्रतिशत है उससे गुणा कर दो तो हमारा मिश्रधन निकल आएगा। ठीक है ना भैया? चल भाई, ये 2 जीरो कैंसिल करते हैं और 15 बचे हो जाएगा कितना? 75 हो जाएगा। ये 2 जीरो कैंसिल आउट है। ठीक है, तो बचा कितना? 2 जीरो बचा है, तो आपका जो है कितना हो गया? 7500। कहाँ पर है? विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा परसेंटेज वाला मेथड सीखा है कि अगर आप इसको फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको 3-4 लाइनें सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर आपको परसेंटेज वाला मेथड आता है सिर्फ ये एक लाइन लिखकर, ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है, ये इतना लिखा है, इतना ही लिखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आगे से अगर इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए बहुलक निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसको आप
खुद कर सकते हैं, इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुलक का मतलब होता है जो चीज सबसे ज्यादा बार हो वही हमारा आंसर होगी, ये हमारे बहुलक का मतलब होता है। जैसे कि आप इसमें देखिए 4 है, 5 है, 6 है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहाँ 4 देखिए, 4 एक बार है, और 4 कहाँ है, और 4 कहाँ है, 4 यहाँ 2 बार है, और यहाँ 4 कितना है, बस 2 बार 4 है। हमें देखो 5 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखो यहाँ भी है, और 5 कहाँ है, यहाँ भी है, और कहीं छूट गया, देखो यह बगल में छूट गया, यहाँ भी है, और ये बगल में है, यहाँ भी है, 2 नीचे है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। सबसे ज़्यादा बार तो हमें 5 दिख रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही हमारा बहुलक होता है, वही हमारा आंसर होता है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हमें आपको समझाना है, क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, तो पहले हम वर्ग बना देते हैं। चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है, चित्र से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और वृत्त की बात हो रहा है तो हम लोग वृत्त भी बना देते हैं। ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ये कितना दिया है, 121 दिया गया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो अगर हम इसका वर्गमूल कर दें तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा, 121 का वर्गमूल 11 होगा। तो कुल मिला के हमें वर्ग का जो है भुजा निकल आई है, वो कितना होगा, 11 मीटर। अब वर्ग का आप परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप निकालने से क्या फायदा होगा अभी हम बताते हैं। परिमाप होता है 4a, तो 4a का मान कितना है, 11 निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से तार लेके चलें तो ए से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ये पूरा आपका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जो किनारे की बाउंड्री है उसका कितना एरिया नहीं, यहाँ कितनी लंबाई ही ये हमें निकल के आ गई, कितना, 44 सेंटीमीटर है। अब इसी किनारे वाली बाउंड्री को उन्होंने मोड़ कर क्या बना दिया भैया, वृत्त बना दिया है। तो उसी तार से बना है, उसी बाउंड्री को मोड़कर वृत्त बना दिया है। तो इसकी क्या होती, वृत्त में क्या होता है भैया, परिधि होता है। ठीक है, वर्ग में होता है परिमाप और वृत्त में होता है किनारे वाली जो लाइनें होती हैं उसे हम लोग परिधि कहते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग वृत्त की परिधि निकालें तो वृत्त की परिधि हमारा 44 सेंटीमीटर है, ये कहने का मतलब है। तो इसका जो परिमाप होगा, ये परिमाप किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि किनारे वाली लाइनों से ही ये वृत्त बनाया गया है। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr। कितना निकल आया है, 44। सबका मान रख दो, 2 गुणे पाई का मान 22/7, और यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, 44। 22 दूनी 44, ये 44 से कैंसिल, 7 का 3 गुणा उधर होगा, तो r बराबर हो जाएगा 7। कहाँ है 7, आपके विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है जो समझाया है वो चीज़ समझ में आई होगी। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि जो अगर एक ही तार से 2 आकृतियां बनाई जाती हैं तो जो बाहर वाली बाउंड्री होती है, यानी यहाँ पर आपका वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों बराबर होंगी। ये यहाँ पर मेन पॉइंट था इस प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। इस प्रश्न में क्या करना है भैया, एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, M1 D1 और H1 बराबर क्या होता है, W1 बराबर M2 D2 और H2, और नीचे क्या रहेगा, W2। ये आपका सिंपल सा कार्य और समय का फार्मूला है, इसको आपको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर M क्या होता है, जो आदमी काम कर रहे थे, M फॉर मैन होता है, यानी आदमी है चाहे औरत है चाहे बच्चे, जो काम कर रहे होते हैं उसकी संख्या M होती है। D फॉर डेज होता है, H फॉर आवर्स होता है। तो हमारे जो प्रश्न में घंटे तो दिए नहीं हैं, यहाँ पर H1 और ये H2 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि घंटे हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो ये पहली का, हाँ यहाँ पर W1 क्या होता है, W1 हमारा कार्य होता है, W मतलब वर्क, ठीक, कार्य। तो पहली कंडीशन में जो काम होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जब श्रमिक होते हैं तो कभी दीवार बनाते हैं, कभी गड्ढा खोदते हैं, तो जो काम करते हैं वही हमारा W1 और W2 होता है। लेकिन यहाँ पर काम क्या दिया गया है, काम के बदले में क्या दिया गया है भैया, रुपया दिया है। काम करोगे तो रुपया मिलेगा। तो इस कंडीशन में जब रुपया दिया हो तो रुपया ही हमारा ये W का काम करता है। ठीक है, रुपया ही हमारा W यानी कार्य होता है।
ये बात समझ में आई। अब पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में कितने श्रमिक हैं 15, यानी M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। दिन कितने लग रहे हैं 10, यानी D1 की वैल्यू 10। रुपया कितना मिल रहा है 1800। हमने बता दिया है कि जब आपको कोई काम ना दिया गया हो, रुपया दिया गया हो, तो वही रुपया ही हमारा कार्य होता है। दूसरी कंडीशन में कितने श्रमिक हैं 5 श्रमिक हैं। दिन कितने हैं भैया 8 हैं। और कितना कमाई करेंगे, कितना रुपया लगाएंगे, तो दूसरी कंडीशन में रुपया नहीं पता था तो उसको हमने x मान लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा भाग तो आप सभी लोग कर सकते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके बता भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 5 से इसको कैंसिल आउट करिए 3 बार, और 3 को 18 से कैंसिल करिए, 3 छक्के 18 तो हो जाएगा 60। अब बचा क्या, बचा है कुछ नहीं बचा, यहाँ x बचा, x का 3 गुणा करेंगे तो इधर जाएगा, इधर तो कुछ बचा नहीं, सब कैंसिल आउट हो चुका है। और इधर क्या बचा है 8 बचा है, 6 बचा है, 8 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48। और ये पीछे वाला 0 कहाँ पर है आपका, विकल्प बी। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आसान प्रश्न है, कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जैसे कि आपने अभी भी जो पीछे लगा के आप आए हैं, ये वाला प्रश्न, ये वाला बेईमान व्यापारी वाला जो प्रश्न लगा के आए हैं, सेम उसी प्रकार का ये प्रश्न है। ठीक है ना भैया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक लड़का था, उसने क्या किया कि 4/5 के बजाय उसने 5/4 को एक संख्या से गुणा कर दिया। तो स्वाभाविक से गलत संख्या से गुणा किया है तो आंसर भी गलत आएगा। तो कितने प्रतिशत जो हमारा आंसर गलत था वो निकालना है। तो उसने गलती क्या किया, देखो 5/4 इसने किया है और करना कितना था 4/5। तो ये वाली जो मान है वो सही वाला मान है, ये वाला जो मान है वो गलत वाला मान है, लेकिन जो किया है वो ये गलत किया है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए आप कैसे। कभी कभी क्या होता है, इसमें गलती क्या होती है बच्चों से कि ये जो इसमें प्रतिशत निकालने के लिए कौन सी संख्या नीचे लिखें वही गलती होती है। तो सबसे पहले क्या आप काम करिए कि उसने गलत कितना किया, ये इसको आप निकाल लीजिए। तो 5/4 उसने किया है, ठीक है, करना कितना था 4/5 करना था। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसने पहले गलती कितना किया। यहाँ नीचे 4 और 5 है, इसका एलसीएम कितना आएगा भैया 20 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 का आप 20 में गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे 4 5 20, 5 का 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर रहेगा 25, यहाँ रहेगा ऊपर 16, कुल मिला के 9/20। 9/20 उसकी गलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें आंसर परसेंटेज में निकालना है। तो प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उसकी गलती होती है उसे ऊपर लिखते हैं, यानी 9/20 हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वो लिखेंगे जो हमने किया है। किया क्या था 4/5, ये नहीं किया था, ये थोड़ी किया, ये तो करना था। किया क्या था उसने 5/4 किया था, यानी जो उसने लिखा था, जो उसने किया था उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। गुणा कर देंगे 100, तो हमारा यही आंसर जो 9/20 वाला आंसर है ये परसेंटेज में आने लगेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, ये 9/20 है तो 9 ऊपर रहेगा और 20 नीचे आ जाएगा। यहाँ 5/4 है तो 5 नीचे रहेगा और 4 पलट के ऊपर चला जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 20 पंचे कितना होता है 100 से 100 कैंसिल और 9 चौक हो जाएगा 36, यानी 36% आपका आंसर रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक वेन डायग्राम का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर चलिए ए लिखा गया है। ए के बारे में क्या कह रहा है कि x यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब होता है कि हमें ए की जो वैल्यू दी गई है वो ऋणात्मक संख्या की वैल्यू दी गई है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होती हैं अनंत तक। यहाँ एक से मतलब ये मत समझिएगा, ये जो है एक मिनट, ये जो एक लिखा ना, एक से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये x के बारे में कहा गया है एक। ठीक, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि जितने भी आपकी ऋण संख्याएं होती हैं वो सारी a की वैल्यू है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं ऋण वाली। ठीक, अब b का क्या मतलब होता है, b का साफ साफ दिया गया है कि -2 होता है, -1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, ये 2 होता है, b का मान दिया गया है। निकालना क्या भैया, निकालना है आपको a - b। अब a - b का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें यहाँ घटाना नहीं है। आपको जैसे a में से b घटाते हैं उस प्रकार से यहाँ घटाना नहीं है। तो a - b का मतलब होता है हमें a का मान रखना है, यहाँ पर जोड़ घटाना वाला काम नहीं करना है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम है तो कुछ अलग काम करना है। तो a - b का मतलब होता है कि हमें a का मान रखना है, लेकिन वो मान नहीं लिखना है जो b में हो।
तो यही इसका a माइनस बी का मतलब होता है। दोबारा समझ लीजिए, हमें a के मान तो लिखना है, यानी इस वाले सारे मान लिखना है, लेकिन वो मान नहीं लिखना है जो b में भी हों। जैसे कि हम यहाँ पर -1 यहाँ देखिए दोनों में है, इसको नहीं लिखेंगे, -2 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, फिर -6 आएगा। ऐसे कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। अब b में आपका क्या बचा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना भैया। यही हमारा a माइनस बी का मतलब होता है। अब आपको यही a माइनस बी का मान निकालना था, a माइनस बी का मान आ गया है। अब आप देखिए कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए यहाँ पर सारे माइनस में हमारे आंसर आए हैं, और ये पहला विकल्प करा धन पूर्णांक, ये तो होगा नहीं। ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही है। धनात्मक परिमेय, धन तो कहीं किसी संख्या में लगा नहीं है जो हमारा आंसर आ रहा है। ऋणात्मक परिमेय में होता है p/q, ये भी से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में हमारा बी विकल्प सही होगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो ऋण संख्याएं ही आएंगी, यानी ऋण पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने भैया इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न आपको आ रहे थे, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपको संशोधन करना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उसी हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब जाते जाते यहाँ पर एक आपको बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अगर आप मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं तो कोई 100 रुपया, कोई 120 रुपया, कोई 150 रुपया, कोई मान लीजिए आपका 200 रुपये का प्रैक्टिस सेट आता है। अगर उसकी एक प्रैक्टिस सेट की कीमत हम 150 रुपया मान लें, और अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा भैया, 1500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और एक प्रैक्टिस सेट में लगभग कितने होते हैं, एक किताब में कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो यानी कि आपको अगर 150 प्रैक्टिस सेट खरीदना है, एक प्रैक्टिस सेट में, एक बुक में आपके लगभग 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो 10 किताबें खरीदेंगे तो लगभग आपको 150 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो 150 प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए आपको 1500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन द मास्टर प्रकाश क्लासेस आपके लिए क्या कर रहा है, 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रहा है। मार्केट से अब कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी मात्र 100 रुपये के शुल्क पर। मात्र 100 रुपये में आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग उपलब्ध कराएंगे। मार्केट में ज़्यादा रुपया खर्च करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी। तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी सूचना दी जाएगी। मार्केट में कोई भी रुपया खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको मात्र 100 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध कराएंगे। तो ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए, जो भी पैसा है उसे बचा के रखिए। यहाँ पर जो सारी चीज़ें बनवाने का खर्चा आता है वही आपसे लिया जा रहा है, और बाकी कोई इसमें आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सुपर टेट की तैयारी करते समय आपको क्या परेशानियाँ आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, कौन से विषय में आप कमज़ोर हैं, और किसका वीडियो आपको चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं भैया अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।